हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज हम कवर करेंगे 7 जून 2021 से लेकर के 13 जून 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, समाचारों में रहे लिनेट होम द्वीप का संबंध किस देश से है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर कोई भी चीज़ इस तरह का न्यूज़ में रहता है देन यू नीड टू रिमेंबर दैट और आपको उसको देखना ही चाहिए। आपके पास ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी डेनमार्क, सी भारत एंड डी न्यूजीलैंड। मैं आपको बता दूं कि लिनेट होम द्वीप एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसका विकास डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिर क्यों लिनेट होम द्वीप का विकास डेनमार्क के द्वारा किया जा रहा है। डेनमार्क की संसद ने 35,000 लोगों के रहने और कोपेनहेगन बंदरगाह को समुद्र के बढ़ते जलस्तर से बचाने के लिए एक कृत्रिम द्वीप अर्थात आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलपमेंट करने के लिए परियोजना को मंजूरी कर दी है। तो ये है आपका लिनेट होम आइलैंड जिसका विकास डेनमार्क की संसद के द्वारा 35,000 लोगों को रहने के लिए किया गया है और इसकी परियोजना बेसिकली ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया गया है डेनमार्क की संसद के द्वारा। और ये क्यों किया गया है, क्योंकि वहाँ जो डेनमार्क में एक कोपेनहेगन बंदरगाह है तो उससे जो समुद्र की जलस्तर है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जलमग्न हो जाएगा। तो इसीलिए डेनमार्क की संसद ने अभी से रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और डेनमार्क की मुद्रा है डेनिश क्रोन। तो इतना आपको इस न्यूज़ से याद रखना। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बार थोड़ा सा हम डेनमार्क की मैप देख लेते हैं। डेनमार्क की जो लोकेशन है उसको देख लीजिए आप। ये है डेनमार्क, ठीक है। मैप में आप देखिए, हेयर यू कैन सी द जर्मनी, हेयर यू कैन सी द नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड हेयर यू कैन सी इन द सर्कल डेनमार्क एंड द कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज कोपेनहेगन, राइट। इट ओपन्स अप इन द नॉर्थ सी। ये कहाँ ओपन हो रहा है? नॉर्थ सी में ओपन हो रहा है। तो आपको जब भी कभी विश्व स्तर का या किसी भी लोकेशन, चाहे वो भारत का ही लोकेशन क्यों ना हो, अगर आप उससे इनकाउंटर होते हैं अर्थात अगर आप उससे रूबरू होते हैं तो आपको एक बार मैप में उसे ज़रूर देखना चाहिए सो दैट जो उसके फिजिकल अपीयरेंस अगर आपके दिमाग में रहता है देन क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन जो आंसर है उसको भूल भी रहे हैं तो एग्ज़ाम में एक सबकॉन्शियस माइंड में अगर रहेगा तो आपको याद हो जाएगा। सो आपने देखा कि लिनेट होम द्वीप का विकास जो कोपेनहेगन बंदरगाह है उसके जलमग्न होने की आशंका है उसी के लिए जो रिहैबिलिटेशन प्लान बनाया जा रहा है तो लिनेट होम द्वीप का विकास वहाँ डेनमार्क संसद के द्वारा किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूपसी एयरपोर्ट का संबंध किस राज्य से है। अब रूपसी एयरपोर्ट जो है अभी न्यूज़ में था तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय एंड डी पश्चिम बंगाल। देखिए रूपसी एयरपोर्ट का जो संबंध है वो असम से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। अब मैं आपको बता दूं कि रूपसी एयरपोर्ट कोई नया एयरपोर्ट नहीं है। इट वॉज देयर इन आसाम। पहले क्या था, इसका जो वर्ल्ड वार के समय इसका प्रयोग हुआ था लेकिन उसके बाद से इसका जो परिचालन था यहाँ पर बंद हो गया था। लेकिन फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रूपसी एयरपोर्ट का परिचालन शुरू कर दिया गया है। सो ये देखिए एक ट्वीट आपको मैं दिखाता हूँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। सो ये जो ट्वीट है रूपसी एयरपोर्ट के बारे में, योर सपोर्ट कोऑपरेशन लव एंड आवर सर्विसेज विल मेक रूपसी एयरपोर्ट अ प्लीजेंट एक्सपीरियंस, नॉर्थ ईस्ट आसाम। सो दिस इज द एयरपोर्ट इन आसाम। आप ये सब एयरपोर्ट के बारे में जानना चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर वाई वी नीड टू रिमेंबर अबाउट एयरपोर्ट। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार ऐसा प्रश्न आपको एसएससी, रेलवे और यूपीएससी, खास करके यूपीएससी में पूछा जाता है। और यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी में क्या होता है कि 2-4 एयरपोर्ट को नाम आपको दे देगा मैच करने के लिए। उसमें लिखेगा कि इनमें से कौन सम्मिलित अर्थात सुम्मिलित नहीं है, ठीक है, अर्थात कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है। सो जब तक आपको पता नहीं होगा देन यू विल नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। सो आपको मालूम होना चाहिए कि रूपसी एयरपोर्ट
कहाँ पर है, बिकॉज इट हैज़ ओपन अप इन न्यू और रिसेंटली, तो आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा देश आसियान समूह का सदस्य नहीं है? ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी भारत, डी लाओस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। आसियान, सबसे पहले तो आसियान क्या है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी देखिए मेरे बताने के पीछे एक उद्देश्य रहता है कि आपको थोड़ा थोड़ा मैं समझाते चलूं कि वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शुरू किए होंगे, कई सारे विद्यार्थी होंगे जो ऑलरेडी 3-4 साल से पढ़ रहे होंगे, तो उन्हें मालूम है कि कैसे पढ़ना है। लेकिन जब विद्यार्थी कॉलेज लाइफ से निकल करके नया नया कोई कंपटीशन की तैयारी करता है, ही डज नॉट नो इवन ABCD अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर द कंपटीशन। यस, ही नोज द हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको पता चल जाता है, लेकिन कैसे कंपटीशन को क्रैक करना है, ये एक अलग रणनीति होती है। आप स्कूल का सिलेबस और कंपटीशन के सिलेबस में 180 का डिफरेंस होता है, स्ट्रैटेजी में 180 का डिफरेंस होता है। स्कूल में क्या होता है, आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर को आपको रटना होता है जब आप लिखने एग्जाम में जा रहे होते तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको पूरी किताबों का जिस्ट आपको पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले जब भी कुछ आप पढ़िए तो सबसे पहले पढ़िए कि क्या है क्या। जैसे मान लेते हैं आसियान का हमारे पास एक वर्ड आया, तो ये क्या है, व्हाट, पहले इसका आंसर ढूंढिए। वाई, वेयर, अगर ये सारे का आंसर आप ढूंढ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको एग्ज़ाम की जो सफलता पाने में समय लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है ये, हम डिटेल में नहीं चलेंगे। आसियान के बारे में अगर हम बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें से कौन सा देश सदस्य नहीं है? ए इंडोनेशिया, बी म्यांमार, सी भारत एंड डी लाओस। तो मैं आपको बता दूं कि भारत आसियान समूह का सदस्य नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। आइए देखते हैं डिटेल में। अब ये मैं बता दूं कि आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं, 10, ठीक है। टोटल कितने देश हैं, 10। थोड़ा सा इसको साइड कीजिए। अब जो कंट्री है इसे आपको याद होना चाहिए, आसियान की कंट्री आपको याद होना चाहिए। मैं देखिए मगअप करने के पीछे में नहीं, उद्देश्य मेरा नहीं है, लेकिन यू नीड टू जस्ट रिमेंबर, एक मैप आप एक बार देख लीजिए और आपको याद हो जाएगा। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ आसियान। सो ये है म्यांमार। आप ये इंडिया से चलिए, इस तरह से आप चलिएगा तो म्यांमार जो है, माफ कीजिएगा, म्यांमार जो है यहाँ से लेके चलिए, म्यांमार, फिर थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ठीक है। तो उसके बाद वियतनाम। तो पहले एक जो छोर में है उसको याद कर लीजिए, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये आपको याद हो गया होगा। उसके बाद फिर चलिए सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, ठीक है। तो इस 5-5 ग्रुप में करके 2 में तोड़ लीजिए इसको और फिर याद कर लीजिए इसको। तो टोटल 10 मेंबर है और इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक अर्थात थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। इसका मुख्यालय है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। ये भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। सो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी अबाउट द आसियान। और ध्यान रखना है कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। आसियान में टोटल 10 देश हैं, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था और इसका मुख्यालय जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। ओके, और अगर आपको ये मालूम चल गया कि थाईलैंड में इसकी स्थापना हुआ था और हेडक्वार्टर जकार्ता में है, तो बचे कितने कंट्री? अब 8 देश आपको याद करने हैं। ओके, ये दो देश तो ऑलरेडी आपको याद हो गए, क्योंकि एक स्थापना और एक हेडक्वार्टर। ओके, चलिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इनमें से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए विश्व बैंक, बी विश्व व्यापार संगठन, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक। चलिए थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात IBRD तथा IMF की स्थापना एक ही साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स, ये इसको ध्यान रखिएगा, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो है किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक की स्थापना और IMF की स्थापना से, राइट।
वर्ल्ड बैंक कहने का मतलब होता है IBRD, अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ओके, सो IBRD एंड IMF की जो स्थापना हुई थी वर्ष 1940 में हुई थी, किसके तहत? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत। तो ये बातें आई होप आपको याद रहेगी। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? IBRD को ही, जो IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी IMF के साथ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, उसको ही वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। इसके 189 सदस्य हैं वर्तमान में, और भारत भी वर्ल्ड बैंक का एक सदस्य है। अगर हम प्रमुख रिपोर्ट की बात करें जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, उनमें से है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। इसको तो आप मगअप कर जाइएगा। ये ऐसा प्रश्न है जहां आपको, अगर आप खास करके BPSC, SSC और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रश्नों से आपको इनकाउंटर होना पड़ेगा। बार बार पूछा जाता है। UPSC में तो हर साल एक प्रश्न यहाँ से रहता है। यहाँ से कहने का मतलब रिपोर्ट से। ओके, तो एक बार फिर से प्रमुख रिपोर्ट देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR अर्थात वर्ल्ड बैंक के द्वारा, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये भी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। याद कर लीजिएगा इसको। चलिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? A 3 जून को, B 6 जून को, C 7 जून को, D 9 जून को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन C 7 जून। आइए थोड़ा देखते हैं डिटेल में। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अर्थात विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष की जो थीम था वो था सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, यानी स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना। यह था इसका थीम। जब भी कभी कोई डे मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है, तो उसका एक थीम होता है। एक बार उसके गो थ्रू हो लीजिए, सो दैट अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, युआन टैब। ठीक है, युआन टैब का शुभारंभ कहाँ किया गया है? देखिए, युआन टैब जो है टैबलेट है एक। ठीक है, जैसे मोबाइल होता है उस तरह से एक टैबलेट होता है। तो युआन टैबलेट का जो शुभारंभ है कहाँ किया गया है? A अरुणाचल प्रदेश, B लद्दाख, C उत्तराखंड, D सिक्किम। ठीक है, युआन टैबलेट का ये जो योजना है वो लद्दाख के उपराज्यपाल के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन B लद्दाख। आइए देखते हैं डिटेल में। ये हैं लद्दाख के पहले उपराज्यपाल R.K. माथुर, और इन्होंने युआन टैबलेट नामक एक योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश को 12,300 छात्रों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहला फेज में 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट को यह दिया जाएगा। तो मालूम होना चाहिए आपको युआन टैबलेट का संबंध कहाँ पर है। तो इस योजना का जो शुभारंभ है केंद्र शासित प्रदेश, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लद्दाख और श्रीनगर अर्थात जो JNK है वो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो युआन टैबलेट का जो संबंध है वो किससे है? लद्दाख से है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? R.K. माथुर, और उन्होंने उपराज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है R.K. माथुर, और उन्होंने युआन टैबलेट विद्यार्थियों के लिए शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? A 7 जून, B 8 जून, C 9 जून, D 10 जून। प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ओशियन डे जो है 8 जून को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन B 8 जून। यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, राइट। चलिए अगला प्रश्न, नॉलेज इकोनॉमिक मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी गोवा, डी केरला। देखिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन का जो शुभारंभ है वो केरला में किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी केरला। यहाँ देखिए मैप में यू कैन सी केरला, और अगल बगल में कौन कौन से राज्य हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, और केरला का राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी चाहिए कि केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो केरल में की गई है, राइट। चलिए अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रणजीत सिंह दिसाले, विश्ववीर आहूजा, टी शंकरन एंड डी संजीव सहाय। देखिए, विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में रणजीत सिंह दिसाले की नियुक्ति की गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रणजीत सिंह दिसाले। ये हैं रणजीत सिंह दिसाले, और ये चर्चा में थे इसलिए क्योंकि 2020 के ये विनर हैं इंडिया की तरफ से विश्व बैंक, जो ये ग्लोबल टीचर अवार्ड जो दिया जाता है, सो ग्लोबल टीचर अवार्ड के ये विनर हैं और इंडिया के पहले व्यक्ति हैं जो ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। तो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सो रणजीत सिंह दिसाली को जून 2021 से जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, और वह वर्ष 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। यू कैन से हियर इन द राइट टॉप बॉटम कॉर्नर, ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2020, विनर ऑफ ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 रणजीत सिंह दिसाले इंडिया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के स्टोरी से संबंधित है ये। जब कोविड-19 स्प्रेड हुआ था, फर्स्ट वेव ऑफ द कोविड-19 जब स्प्रेड हुआ था, तो लेबर का जो माइग्रेशन हुआ था, तो बहुत सारे राज्यों से लेबर का माइग्रेशन अपने अपने राज्यों की तरफ बढ़ा था। उसी में से एक बिहार राज्य था जहां पर लेबर माइग्रेट करना शुरू कर दिए थे। एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा लेबर माइग्रेशन झेलने वाला राज्य है वो है बिहार। इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी स्टेट टू हैंडल द माइग्रेशन सिचुएशन। किसी भी स्टेट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है माइग्रेशन सिचुएशन को हैंडल करना, खास करके बिहार जैसे गरीब राज्य। गरीब इसलिए कि जहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। एक बात आपको देखने को मिलेगा, मैं आपका बस 1 मिनट समय लूँगा। एक बात आप देखेंगे कि बिहार गरीब क्यों है? गरीब इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो एक इंडस्ट्री नहीं है यहाँ पर। और इंडस्ट्री क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो है मेंटेलिटी का, विल पावर का, पॉलिटिकल विल पावर। पॉलिटिकल विल पावर बिहार में नहीं है। और पॉलिटिकल विल पावर के अलावे मैं बिहार के उन व्यक्तियों को भी कुछ जिम्मेदारी ठहराना चाहूँगा जो कई बड़े बड़े पदों पर पहुँच तो गए हैं, लेकिन कभी वो बिहार की तरफ वापस मुड़ के नहीं देखे। आप हमारी बातों से सहमत होंगे। कई बार कई लोगों को आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस के गांव में कई बड़े बड़े आईएएस अधिकारी होंगे जो बिहार के हैं, बट कभी वो बिहार लौट के नहीं आए। जब वो आईएएस बने तो हैं तो बिहार के, लेकिन दे ऑलरेडी सेटल्ड इन द अदर स्टेट्स एंड दे नेवर टर्न टू द बिहार। कभी वहाँ की परिस्थितियों से फिर दोबारा अवगत और रूबरू होने नहीं आए। एनीवे, जब ये सब चीज़ों का चर्चा हम मेंस के टॉपिक में करेंगे तो उसमें करेंगे। बस बरबस यूँ मुंह से निकल गया, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके बारे में जितना डिस्कशन कीजिएगा उतना कम पड़ेगा आपको। एनीवे, सो हियर वी शुड स्टिक टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज दैट 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम शीर्षक पुस्तक जो है, आपके पास ऑप्शन है ए विनोद कापरी, बी रणजीत सिंह डिसले, सी विश्ववीर आहूजा एंड डी शशि थरूर। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम शीर्षक पुस्तक जो है विनोद कापरी के द्वारा लिखा गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद कापरी। दिस इज द बुक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। देखिए, ये 7 लेबर हैं एंड दिस 7 लेबर्स माइग्रेटेड फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, दे माइग्रेटेड फ्रॉम न्यू दिल्ली टू बिहार। फिल्म निर्माता विनोद कापरी 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक, नई पुस्तक जो बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा का वर्णन करती है, जो अपनी साइकिल पर घर वापसी आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। ठीक है, सो ये लोग जो थे, जब कोरोना का फर्स्ट वेव हुआ तो साइकिल से ही घर वापस आए। सो रियली दिस वाज द वेरी वर्स्ट थिंग दैट even in 21st century we are not able to provide a communication, safer communications for the laborers, for the migrants.
I will say one thing about the laborers. They are just a backbone of the country, backbone of the economy. भले ही आप और हम लेबर को उस नज़रिए से नहीं देखते हों, लेकिन अगर इकोनॉमी के नज़रिए से देखते हों, अगर आप इकोनॉमी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो कभी लेबर के बारे में एक बार सोच के देखिएगा. लेबरर्स आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी. विदाउट लेबर यू कैनॉट थिंक ऑफ द जो प्रॉस्पेरिटी आप देख रहे हैं. आप सोचते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगी, वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी बन जाए. हाउ यू विल बिकम द नंबर 1 इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज और नेग्लेक्टिंग लेबरर यू कैनॉट. एनीवे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है. काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा. जो भी प्रश्नों का संकलन यहाँ किया गया है वो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं. देखिए, हमारा उद्देश्य रहता है आपका रिजल्ट. व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, ये सब हमारा उद्देश्य नहीं है. ये ऑटो में आएगा. व्यूज़, सब्सक्राइबर्स क्या होता है, ये ऑटो में आएगा. ठीक है. इस लॉकडाउन में हमारा यही प्रयास है कि आपके पास वो सब्सटेंशियल मटेरियल पहुँचे जो आपकी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है. एक ऑलरेडी हम कोविड के वार्डन से गुजर रहे हैं और ऊपर से हम मटेरियल पे मटेरियल आपको लोड कर दें, फ्लड कर दें, तो कोई फ़ायदा नहीं है. आपके माइंड को फ्लड नहीं करना है. I will provide you only that much material which you require to crack the examination. I will not provide anything other than that. उसके अलावे नहीं प्रोवाइड करना है. सो आपके पास ऑप्शन है स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक, बी नेल्सन मंडेला शांति दशक, सी सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक, डी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक. सो 2021 से 2030 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक घोषित किया गया है. तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक. चलिए नेक्स्ट. पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकीज 5 विश्व कप का मेजबानी कौन करेगा. सो पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकीज 5 विश्व कप का मेजबानी जो है ओमान करेगा. तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान. Here you can see the Oman in the map. This is the Arabian Sea. If you just go through the Arabian Sea, here you will find the Oman. Capital of Oman is the Muscat. ओमान के बगल में UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया, बहरीन, यमन. ओमान और यमन आसपास के हैं. सो ओमान जो है 2024 में पहले फेडरेशन ऑफ जो हॉकी है हॉकीज 5 विश्व कप की मेज़बानी करेगा और ओमान की राजधानी मस्कट, ओमान का मुद्रा है ओमानी रियाल. चलिए अगला प्रश्न है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को मिला है. पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है. ए वाइल्ड कर्नाटक, बी वाटर ब्यूरियल, सी जकाल एंड डी सोनसी. देखिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर अर्थात इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार मिला है वो है वाटर ब्यूरियल को. और ये जो मूवी है वो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है. और ये निर्देशित किया गया है शांतनु सेन के द्वारा. ठीक है, ये पिक्चर है, यू कैन सी हियर वाटर ब्यूरियल का जो पोस्टर है और किसके द्वारा निर्देशित किया गया है, शांतनु सेन के द्वारा. नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है. ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा. ये बिहार में है, ये बेंगलोर में है, ये कोलकाता में है और ये दिल्ली में है. इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर एंड सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता. ओके, तो 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस जो प्राप्त किया है वो है कैंपेगौड़ा, बेंगलोर का कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने ये प्राप्त किया है. चलिए ये देखिए, दिस इज द कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑफ बेंगलोर which has achieved net energy neutral status in 2020-21. राइट. चलिए अगला प्रश्न है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है. रायमोना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है. ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम एंड डी मणिपुर. देखिए रायमोना राष्ट्रीय नेशनल पार्क न्यूज में था अभी, क्यों, क्योंकि असम गवर्नमेंट के द्वारा ये आसाम का 6th नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था. तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आसाम.
असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। रायमोना से पहले मौजूद 5 अन्य अंतर्राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो काजीरंगा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, मानस कर लीजिएगा, मानस अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग और डिब्रू सैखोवा। एक बार फिर से देखते हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा के अलावे रायमोना भी नेशनल फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न भी असम से ही है। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन बना? ठीक है, आपने देखा कि 6th कौन था? रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट था। ठीक है, रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट 6th डिक्लेयर किया, तो 7th किसको डिक्लेयर किया? ये दोनों अभी जस्ट 1-2 दिन पहले न्यूज में था। तो असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बना है, कौन बना है? देहिंग पटकाई। कौन बना? देहिंग पटकाई जो है 7th नेशनल फॉरेस्ट बन गया। सो ये देखिए मैप में, यू कैन सी हेयर ऑफ मैप ऑफ असम एंड इट्स वेरी एक्सट्रीम टू द ईस्ट, देहिंग पटकाई। ठीक है, देहिंग पटकाई जो है असम का 7वां नेशनल फॉरेस्ट पार्क बना। और इसके साथ ही देश में दूसरे सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अब कहाँ हो गया है? असम में हो गया है। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, जहाँ की दोनों में 9 नेशनल पार्क हैं। अंडमान और एमपी में 9 नेशनल पार्क है। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, ऑलवेज स्टूडेंट यूज टू आंसर एमपी, बट ऐसा नहीं है। नेशनल पार्क के क्षेत्र में देखिएगा तो मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार का दोनों का नंबर 1 प्लेस है 9 के साथ। अगला प्रश्न है, भारत MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर किस देश से खरीद रहा है? ए अमेरिका, बी रूस, सी इजराइल, डी फ्रांस। भारत जो है MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीद रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ए ओमान, बी अल सल्वाडोर, सी ग्वाटेमाला एंड डी कोस्टा रिका। बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर बन गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। आइए देखते हैं अल सल्वाडोर को मैप में। यू कैन सी हियर मैप ऑफ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का मैप आप यहाँ देखिए। सो दिस इज द मैक्सिको। मैक्सिको से नीचे आइएगा तो ग्वाटेमाला और उससे नीचे आइएगा तो अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर का राजधानी है सैन सल्वाडोर। क्या है? सैन सल्वाडोर। और वहाँ का मुद्रा है US डॉलर और राष्ट्रपति हैं नायब बुकेले। कौन है? नायब बुकेले। और अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार से। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है, तो आपको बताना है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है? ए चिकित्सा, बी पत्रकारिता एवं कला, सी खेल, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए पुलित्जर पुरस्कार का जो संबंध है वो है पत्रकारिता एवं कला से, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पत्रकारिता एवं कला। खास बात यह है कि भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन ने पुलित्जर अवार्ड जीत लिया है। यह है मेघा राजगोपालन, जिनको पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया है। और बहुत सारे लोग हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं, तो इसे हम याद रखना चाहिए। और ये खास करके इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि इन्होंने दुनिया के सामने चीन के हिरासत केंद्रों की सच्चाई को उजागर किया था। चीन के सिंजियांग प्रांत में बने इन केंद्रों में लाखों उइगर मुसलमानों को कैद कर रखा गया था। तो एक चीज़ आपको यहाँ से और मिल गया है, वो है उइगर मुसलमान। आपको एग्जाम में प्रश्न मिल जाएगा, उइगर मुसलमान का संबंध किससे है? आपके पास ऑप्शन रहेगा म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, इस तरह का। तो उइगर मुसलमान जो है, उइगर मुस्लिम, ध्यान रखिए उइगर मुस्लिम का संबंध किससे है? चीन से है। और यही इनको हिरासत एक केंद्र के रूप में, जो चीन में जो सिंजियांग प्रांत में बहुत सारा केंद्र बना हुआ था उइगर मुसलमानों के लिए, इसी को डिस्क्लोज किया था भारतीय मूल के पत्रकार मेघा राजगोपालन ने, इसीलिए इनको पुलित्जर पुरस्कार से अवार्ड किया गया है। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखना चाहिए। इसके साथ ही भारतीय मूल के नील बेदी को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एक और नाम याद रखना आपको, नील बेदी, और दूसरा नाम याद रखना है मेघा राजगोपालन। ठीक है, याद रहेगा, आई होप याद रहेगा आपको। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि उनको भी इस लॉकडाउन में एक ऑथेंटिक मटेरियल की आवश्यकता होगी।
सो आई होप आप इस मटेरियल को अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा। और मेरी जो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि देखिए जो क्रिएटर होता है वो काफ़ी मेहनत करके आपके लिए एक वीडियो बनाता है, और अगर आप उसे एक लाइक भी नहीं दे सकते हैं तो क्रिएटर जो है डिस्करेज हो जाएगा। सो आई होप आप तो इतने समझदार हैं कि वीडियो को लाइक करेंगे, और मेरी मेहनत इतनी है कि आप इसे एक लाइक तो दे ही सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।